हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक नई चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है अवकलन। गणित के अंदर जब तुम अभी 11वीं-12वीं में आए हो तो वहाँ पे अवकलन और समाकलन पढ़ने का आता है। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर भी एक छोटा सा भाग है जहाँ पे अवकलन और समाकलन अपने करते हैं। तो लास्ट टाइम अपने ने जो एक टॉपिक पढ़ा था कि गति, शुद्ध गति की समीकरण, 3 समीकरण अपने ने ज्ञात किए थे। ठीक है, अब उसका दूसरा भी रूप है जिसको कलन विधि बोलते हैं। कलन विधि से गति के समीकरण को समझाना। तो कलन विधि से समझाने के लिए उसके लिए थोड़ा अवकलन अपने को आना चाहिए। तो यहाँ पे अवकलन के कुछ सूत्र हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो पहला सूत्र है वो पहला सूत्र है dx अपॉन में dx। ठीक है, तो एक बात तुमको याद रखनी है कि अवकलन को कैसे पता चलेगा कि अवकलन अपने डिराइव करें। तो अवकलन को करने के लिए हमेशा तुमको d/dx लिखना होता है। मतलब x के सापेक्ष कर रहे हो अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो d/dx। मान लो समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो d/dt। मतलब तुम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे होते हो उसको नीचे लिख देने का। ठीक है, और d का मतलब होता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अवकलन। इंग्लिश में उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, इसीलिए यहाँ से d से डिराइव करते हैं। तो d बटे में जो है वो dx आता है, बराबर। क्योंकि अपने x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। x मतलब क्या है, वही विस्थापन या दूरी या स्थिति अपने बोल सकते हैं। तो अवकलन का मतलब होता है कि जैसे तुम जैसे कोई भी टॉपिक के बारे में इसके संबंधित बताओ, तो जैसे तुम एक जगह से दूसरी जगह गए, तो एक जगह से दूसरी जगह गए तो तुमने दूरी तय की। तो दूरी तय की तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करें कि तुम यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह गए तो कितने समय में तुमने दूरी तय की। तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करना होगा तो वो हो जाएगा dx/dt। मतलब समय का दूरी के साथ अवकलन करते हैं तो dx/। तो इस तरह से तुमको जिसके साथ में अवकलन करना है, जिसके सापेक्ष, तो उसको नीचे लिख दो और जिसका अवकलन करना उसको ऊपर लिख दो। तो इसी तरह पहला सूत्र जो है, पहला सूत्र ये है कि d/dx, ये तो कॉमन है सब में, लेकिन अभी क्या है, इसका x के सापेक्ष ही अवकलन करना है, x के सापेक्ष ही। तो देखो dx ऊपर भी है, dx नीचे भी है, मतलब dx तो कट जाएगा, तो आंसर तो रहेगा 1, बराबर। फिर दूसरा देखो, तो इसका आंसर यहाँ पे d है, लिखा नहीं है, d/dx और ब्रैकेट में x है, तो आंसर आ गया 1, बराबर। अब दूसरा क्या है, dx अपॉन में y। अब तुमको एक बात याद रखनी है, एक बात इसमें याद रखनी है ये वाले अवकलन में, कि नीचे अपने यदि dx लेते हैं तो ऊपर की जितनी भी टर्म होगी ये वाली, वो x के फॉर्म में ही होनी चाहिए। यदि x के फॉर्म में नहीं है तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। जैसे कि x की पावर 2, या बोल सकते कि 2x², मतलब x आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। मान लो x नहीं आ रहा है, जैसे कि ऐसी कोई टर्म है कि नीचे तो dx है लेकिन ऊपर क्या है, d के साथ में मान लो कि z है, या नीचे dx है और ऊपर जैसे मान लो कि dy है, तो इसका डायरेक्टली तुमको आंसर 0 लिख देना है। इसको अपने हल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी dy/dx हो जाएगा 0। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो d/dx ब्रैकेट में y है, मतलब dy/dx, तो इसका आंसर आ गया 0।
ठीक है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एक्स से रिलेटेड कोई ऊपर वाली टर्म है तो उसको हल करेंगे, और एक्स के रिलेटेड टर्म नहीं है, कोई दूसरी टर्म है वाई जेड टी, तो उसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसके बाद में थर्ड वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड वाले में कैसा है कि जैसे डी बाय डी एक्स और x की पावर n है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो नीचे डी एक्स एक्स है और यहाँ पे भी x की घात n है, मतलब दोनों x की टर्म है। इसका मतलब है कि अपने उसको हल कर सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो x की पावर n है, तो जब कोई भी चीज़ का अवकलन करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो तुमको एक बात याद रखनी है कि इसकी जो घात होती है, इसकी जो घात, जैसे x की घात n है, उस घात को आगे लिख दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तब तो इसकी घात को आगे लिखो तो क्या आ जाएगा n x, और इसकी घात क्या है n, बराबर, मतलब ऊपर की घात को आगे लिख दिया तो n x n। अब क्या करने का कि ऊपर की घात जो आगे लिखी है, अब उसी ऊपर की घात को 1 से माइनस कर दो, बराबर। तो यहाँ पे n आगे लिख दिया, x की घात n जो आई, अब उसको -1 कर दो, तो ये अपना सूत्र बना d बाई डी एक्स एक्स की घात n। तो इसका उत्तर क्या होगा n x n -1, तो यहाँ पे आया n x n -1, बराबर। फिर इसके बाद में जैसे कि d बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो कोई भी लॉग एक्स में दिया होता है तो इसका आंसर 1 बाय एक्स आता है, बराबर। तो ये अलग अलग सूत्र है, लेकिन अपने अभी जो एग्जाम्पल करेंगे कलन विधि का, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अपने को चाहिए होता है। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को याद करेंगे, ठीक है, और इसी फॉर्मूले को अभी आपने आगे हल करेंगे। अभी अपने जो पढ़ेंगे कलन विधि का उपयोग करके एक समान त्वरण के लिए शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, ये तुम्हारा उदाहरण 3.3 है और इसको कब बोलते हैं? कलन विधि बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला सम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट टाइम जिस तरीके से अपने ने किया था हल, ठीक है, उसी तरीके से ये है। मतलब तुमको शुद्ध गति की समीकरण ज्ञात करने की 2 विधियाँ, एक है ग्राफ विधि, जो इसके पहले मैंने ग्राफ बना के 3 सूत्र ज्ञात किए थे वो, और दूसरी है कलन विधि। कलन विधि में क्या करेंगे? अपने अवकलन करके उसको हल करेंगे, बराबर। तो अवकलन करके किस तरीके से हल करेंगे उसके बारे में अपने यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कलन विधि के अंदर क्या तुमको करना है कि देखो, सबसे पहले त्वरण का सूत्र अपने को पता है। ठीक है, त्वरण का सूत्र अपने ने सबसे पहले पढ़ा था, a बराबर डी वी बाय डी टी, ये अपने को पता है। ठीक है, तो त्वरण का सूत्र लिख दिया a बराबर डी वी बाय डी टी। अब क्या करते हैं कि t को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। t को ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? a डी टी बराबर डी वी हो जाएगा, बराबर। मतलब इसको मैं हल करूँ, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तुमको, तो a बराबर डी वी बटे में डी टी। अब मैं क्या करता हूँ? टी को ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? a डी टी बराबर डी वी, बराबर। तो ये आ गया, देखो डी वी बराबर a डी टी। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि अभी अपने ने एक तो अवकलन पढ़ा था, बराबर। अब एक समाकलन भी होता है। अब समाकलन क्या होता है उसके बारे में मैं समझा देता हूँ। अब देखो, समाकलन का मतलब क्या होता है? पहले अपने ने अवकलन के बारे में समझा, अब समाकलन का जो प्रतीक होता है वो इस तरह का होता है। इस तरह का सिंबल यहीं कहीं पे देखने को मिले, इसको समाकलन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, बराबर। तो कोई भी चीज़ का समाकलन करना होता है तो ये वाला साइन लगा होता है। जैसे देखो, यहाँ पे एक साइन, यहाँ पे ये साइन, ये साइन, ये साइन, तो इस तरह का साइन होता है।
एस तो ऐसा होता है लेकिन थोड़ा सा छोटा ऐसे बना देने का, तो ये अपना हुआ समाकलन। अब समाकलन एक्चुअली में अवकलन का उल्टा होता है। अवकलन जो है उसको, अवकलन का उत्तर आया उसको वापस में उल्टा करो तो समाकलन की हल से वापस उल्टा करेंगे तो जो पहले वाला अवकलन का जो आंसर था वो अपने को मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, समाकलन और अवकलन दोनों उल्टे हैं, बराबर। तो समाकलन कैसे होता है, तो जैसे कि मान लो एक टर्म दी हुई है xn dx, अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करते टाइम पे क्या होता है कि अवकलन में क्या करते थे कि ऊपर जो n था उसको -1 करते हैं, लेकिन अब मैंने अभी तुमको बोला ये तो उसका उल्टा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो समाकलन में क्या करते हैं कि xn dx इसका समाकलन करना है तो xn जो है उसको +1 कर देंगे और ऊपर जो घात है n+1 इसको वापस नीचे रख देंगे, तो ये अपना समाकलन आ गया, बराबर। अब इसके अंदर कई टर्म में क्या होता है कि इसके आगे जो है वो लिमिट लगाते हैं। लिमिट मतलब ये समाकलन कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ तक गया। जैसे मान लो कि तुम कोई भी विस्थापन कर रहे हो तो विस्थापन कहाँ से किया कि ओरिजिन से किया, तो ओरिजिन पे विस्थापन की वैल्यू कितनी है तो कि 0, तो 0 लिख दोगे। और कितनी दूरी तक गया है, जैसे मान लो कि 20 तक गया है या x दूरी तक गया तो x लिख देंगे। तो ये यहाँ पे प्रारंभिक कोई भी लिमिट होती है वो लगाते और ऊपर वाले में अंतिम लिमिट होती है वो लगाते, ठीक है। तो ये वाला जो सूत्र है xn dx इसका समाकलन, तो xn+1 और n+1 ये सूत्र तुमको याद रखने, और ये जितने भी 5 सूत्र हैं इनको तुमको दिमाग में रखना है क्योंकि ये जितने भी सूत्र है वो काम में आएंगे। देखो 1/x dx का समाकलन करेंगे तो log x आएगा, बराबर। फिर ये वाले जो सूत्र है इस सूत्र में क्या होता है कि जो अभी अपने ने पढ़ा उसी तरीके से sin x का समाकलन -cos x होता है और cos x का समाकलन sin x होता है। इस तरह के बहुत सारे समाकलन हैं, इन सबको बाद में आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो अपने को पढ़ना है वो पहले सबसे पहले अपने समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी इसके आगे हम अपने समझते हैं कि देखो अपना आंसर क्या आया, dv बराबर a dt। अब इसको समाकलन करते तो मैंने तुमको बताया था समाकलन का साइन होता है, तो ये साइन dv और इसके आगे भी समाकलन का साइन a dt। अब यहाँ पे देखो लिमिट लगाइए, लिमिट में देखो dv का मतलब क्या होता है वेग। अब वेग तो जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, तो स्टार्टिंग लिमिट क्या हो जाएगी प्रारंभिक वेग, और कहाँ तक जाएगा जहाँ तक अंतिम वेग होगा तो प्रारंभिक वेग u लिख दिया और अंतिम वेग क्या लिख दिया v। फिर a dt मतलब क्या है समय, जो d के फॉर्म में होता है ना वही देखने का। यहाँ पर d के फॉर्म में dv है तो वेग देखेंगे, यहाँ पर d के फॉर्म में dt है तो समय कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से और कहाँ तक जाएगा t तक, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो तुमको एक बात याद रखनी है कि जैसे मान लो dx दिया हुआ है, खाली dx, अब इसका तुम्हें समाकलन करना हो तो इसका आंसर होता है x। इसी तरह जैसे मान लो dv दिया हुआ है तो इसका समाकलन करेंगे dv का तो खाली आएगा v, बराबर। पर जब इसका समाकलन करोगे, अब जैसे मान लो कि dv का समाकलन कर रहे हो और इसका नीचे यूनिट लिमिट है u और ऊपर लिमिट है v, तो जब dv का समाकलन करोगे u और v का तो इसका आंसर भी आएगा, लेकिन तुमको फिर इसको ब्रैकेट को बंद करके इस लिमिट को लिख देना है। अब इसकी लिमिट ऊपर क्या है v है तो यहाँ पे लिख दोगे v, और नीचे क्या है u तो यहाँ पे लिख दोगे u। तो v ब्रैकेट बंद कर दोगे, ऊपर आ जाएगा v और नीचे आ जाएगा u। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, अब इसके आगे कैसे होता है कि ये जो ऊपर की लिमिट है v और नीचे की लिमिट है u, तो तुम क्या करोगे जो नीचे अंदर वाली जो टर्म है जो बॉक्स के अंदर, तो एक बार ऊपर वाली जो टर्म है वो v की जगह पे रखोगे, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर नीचे वाली टर्म जो है वो v की जगह पे रखोगे। तो इस तरीके से अपने उसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब किस तरीके से हल करेंगे, तो देखो v की जगह पे
ऊपर वाला v लिखता हूँ, मतलब है तो दोनों सेम ही, लेकिन अपने ने यहाँ पे रखा है तो अपने रख देते। तो v की जगह पे v रखा तो आया v, फिर बीच में माइनस का साइन लगाना, हमेशा माइनस का साइन, और नीचे क्या है u, तो v की जगह पे u रखेंगे तो u आ गया। तो अपने को क्या मिला, v माइनस यू, तो v माइनस यू यहाँ पे रख देना है, बराबर। तो अब जैसे मैं इसको हल करता हूँ, देखो ये वाला पार्ट जो है वो मैं हल करता हूँ, तो देखो जैसे dv बराबर a dt, अब इसका मैंने समाकलन किया, इसका मैंने समाकलन किया, ये वेग में, तो इसके लिए लिमिट हो जाएगी u v, और इसका t के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा, ऊपर लिखा नहीं जा रहा है, ये t यहाँ पे समझ लो, बराबर। अब देखो अभी अपने ने पढ़ा कि dv का समाकलन क्या होता है, v होता है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे v, ठीक है। v लिखने के बाद में इसकी लिमिट क्या, ऊपर v है तो ऊपर लिख दिया v और नीचे लिख दिया u। अब मैंने तुमको बोला ऊपर वाली टर्म एक बार अंदर वाली टर्म की जगह पे रख दो, तो ऊपर वाली टर्म को यदि अंदर वाली टर्म की जगह रखूँ तो v की जगह v आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर नीचे वाली टर्म को अंदर की तरफ रखेंगे, तो नीचे वाली टर्म को अंदर की तरफ v की जगह रखे तो u आएगा, तो यहाँ पे क्या मिला, v माइनस यू, बराबर। फिर इसके बाद में है अब अपने क्या करेंगे, बराबर का साइन है, बराबर कर देंगे, बराबर। अब इसके बाद में देखो a dt, तो a तो क्या है, त्वरण, और त्वरण तो क्या है, फिक्स है, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आगे लिख दो, तो कांस्टेंट टर्म को मैंने लिखा आगे, और अंदर वाले का खाली डिफ्रेंशिएट करेंगे dt का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, वही t, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, नीचे 0 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा t, बराबर। अब इसको हल करें तो यहाँ पे तो ए ही आएगा, अब अंदर वाले को हल करें तो t की जगह पे एक बार t लिखूँगा और माइनस का साइन, फिर t की जगह क्या रखूँगा, 0, नीचे वाली टर्म, तो ये आ गया 0। तो यहाँ पे क्या मिला, v माइनस यू इक्वल टू a, और t माइनस 0 तो t होगा, तो देखो t आ गया, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो यहाँ पे अपने को मिला, ये मिला v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब u को राइट साइड लेके जाओ तो माइनस यू राइट साइड में जाएगा तो प्लस यू हो जाएगा, तो देखो v बराबर u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण अपने को मिल गया, बराबर। तो ये गति का पहला समीकरण अपने ने इससे पहले जिस विधि से ज्ञात किया था वो ग्राफ विधि थी, ठीक है, ग्राफीय रूप था, और ये कलन विधि से किया, कलन विधि का मतलब वही समाकलन विधि से किया या अवकलन विधि से किया, तो इस विधि से अपने किया तो अपने को गति का पहला समीकरण अपने को मिल गया, बराबर। तो इसी तरह अभी दूसरा समीकरण ज्ञात करना हो तो दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए अभी अपने क्या करेंगे, इसके आगे इसको देखेंगे। अब एकदम सिंपल है, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, पहली बार पहला समीकरण करने के लिए तुमने a बराबर dv बाई dt लिया था। अब द्वितीय समीकरण ज्ञात करने के लिए तुम रखोगे v बराबर dx बाई dt, बराबर, v बराबर dx बाई dt। अब v की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, v की जगह पे अभी अपने ने पढ़ा v बराबर u प्लस ए टी, तो v की जगह पे रख देंगे u प्लस ए टी। तो v की जगह पे रखूँ मैं u प्लस ए टी, तो क्या मिलेगा, v की जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी और dx बाई डी टी, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जैसे पहले किया था dt जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर जितनी भी टर्म है उससे गुणा कर देगी, तो क्या मिलेगा dx u dt प्लस ए टी डी टी। अब इस पूरे टर्म को समाकलन करेंगे, बराबर। अब पूरी टर्म का मैं समाकलन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समाकलन करेंगे तो सबसे लास्ट वाली टर्म देखो, समाकलन कर दिया तो देखो dx के आगे समाकलन का साइन आ गया, u क्या है प्रारंभिक वेग, ये तो कांस्टेंट है तो आगे लिख दिया, और dt का समाकलन किया, फिर यहाँ पे भी a कांस्टेंट है और t dt का समाकलन किया। अब x क्या है, अपने बोल सकते कि पोजीशन या स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति को x नॉट बोलते हैं
और एक्स नॉट से एक्स जाएगा। दूसरा जो है वो समाकलन किसके साथ में, डी टी है, टी के सापेक्ष है, तो कहाँ से चालू हो रहा है, 0 से लेके टी तक। फिर इसके बाद में लास्ट वाला भी डी टी है, इसलिए 0 से चालू किया टी, और इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखा। अब हमने को पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखो जो कोई भी टर्म डी के फॉर्म में होती है, जो कोई भी टर्म डी के फॉर्म में होती है, डी के साथ में मान लो डी एक्स है या डी टी है या कोई भी टर्म है, तो वो कांस्टेंट नहीं है, वो तो वेरिएबल है। लेकिन इसके आगे कुछ भी लगा हुआ है, आगे कोई भी है, जैसे कि ए है या वी है या टी है, कुछ भी हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है। तो इसमें भी क्या था, जो जो कांस्टेंट टर्म थी, जैसे कि यू कांस्टेंट टर्म है क्योंकि डी टी के आगे है, फिर ए टी डी टी, तो ए कांस्टेंट है, ठीक है। तुम बोलोगे टी सर कांस्टेंट क्यों नहीं है, टी इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि डी टी किसके साथ है, डी टी मतलब क्या, समय है ना, तो समय का समाकलन कर रहे डी टी, तो टी भी तो समय ही है, सेम ही तो है, तो उसको वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे कैसे किया, तो देखो इसके आगे अपने ने क्या किया वो देख लेते हैं। अब इसके आगे मैं तुमको बताता हूँ हल करके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपने देखते हैं कि अपने कैसे हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसके पहले वाली इक्वेशन मैं लिख के बता देता हूँ। डी एक्स इसका समाकलन था, नीचे था एक्स नॉट, ऊपर था एक्स बराबर, फिर यहाँ पे था अपने बोल सकते हैं यू टी बराबर, देख लेता हूँ मैं एक बार, यही था, हाँ यू डी टी था और ए डी टी था बराबर। तो डी एक्स एक्स नॉट डी एक्स एक्स नॉट एक्स बराबर, यहाँ पे था यू डी टी प्लस ए टी डी टी बराबर। तो इसका समाकलन हुआ 0 से टी क्योंकि समय है, और यहाँ पे भी जो समाकलन होगा वो होगा 0 से टी, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा काम नहीं कर रहा, ऊपर मान लेना समय, ठीक है ठीक। अब देखो dx का सापेक्ष समाकलन करते हो तो क्या आता है, x आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और इसकी लिमिट लगा देंगे x नॉट और x बराबर। फिर क्या है u तो कांस्टेंट, तो ऐसा का ऐसा dt का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा t, नीचे आ जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा t प्लस ए टी डी टी का समाकलन, तो ए तो क्या कांस्टेंट है, तो ये से ही आएगा। अब टी डी टी, तो टी डी टी का कैसे आएगा, तो मैंने एक सूत्र तुमको बताया था एक्स एन डी एक्स समाकलन वाला। तो एक्स एन डी एक्स में क्या किया था, ऊपर n प्लस 1 किया था कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ए टी 1 तो है ही और प्लस 1 कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 1 + 1 मतलब 2। अब इसका लिमिट लगा देंगे अपने, तो इसकी लिमिट ऊपर आ जाएगा t और नीचे आ जाएगा 0 बराबर। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा एक्स नॉट एक्स, ठीक है। तो पहले इसकी जगह पे ऊपर वाली टर्म लिखेंगे एक्स नॉट, फिर माइनस का साइन, फिर नीचे वाली टर्म लिखेंगे एक्स, उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर खाली एक्स ही है तो मैं खाली ऊपर एक्स ही लिख देता हूँ, ऊपर एक्स ही है और नीचे एक्स नॉट है, तो ये आ गई अपने नीचे वाली। फिर u, अब इसमें ऊपर एक बार t लिखो और नीचे माइनस करके फिर 0 लिखो, तो आंसर तो यही आएगा ut आएगा। फिर a, अब एक बार मैं t की जगह पर t रखूँ बराबर, तो क्या होगा t²/2, और दूसरी बार मैं t की जगह 0 रखूँ तो 0 ही आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ a t²/2। तो देखो x - x0
बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर बराबर। तो x माइनस एक्स नॉट की जगह पे मैं s लिख सकता हूँ। तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये अपना द्वितीय समीकरण अपने को हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपने ने द्वितीय समीकरण ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में तीसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण में क्या करेंगे, ये तो एकदम ईजी है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो तीसरे समीकरण में क्या है कि अपने को सूत्र पता है v बराबर u प्लस ए टी, पहला समीकरण है। ठीक है, तो इन दोनों को वर्क कर दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो v की जगह पे आ जाएगा v स्क्वायर और u प्लस ए टी का होल क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब इसको किस तरह कौन से फॉर्मूले से हल करेंगे, तो अपने को एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको खोलते हैं तो क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 10वीं क्लास में बहुत बार तुमने सूत्र यूज़ किया होगा, बस इसी सूत्र से खोल देंगे। तो पहला क्या है u, तो u स्क्वायर, फिर 2ab है तो 2a क्या है u और b क्या है at, और लास्ट में b का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर। अब u स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा। अब ये जो पीछे वाली दो टर्म है इसमें से 2a कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले वाली टर्म में तो 2 है लेकिन दूसरी वाली टर्म में 2 नहीं है। तो 2 नहीं है तो क्या होगा, 2 से भाग करना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर और 2a, यहाँ पे पहले वाली टर्म में 2a कॉमन निकाला तो ut बचा, और दूसरे में तो 2 है ही नहीं मतलब भाग में जाएगा 1/2, और 2a है तो एक a तो बाहर कॉमन, तो एक a बचा तो at स्क्वायर। तो ये 2a इसलिए कॉमन निकाला ताकि ब्रैकेट में अपने को ut प्लस 1/2 at स्क्वायर मिले। और ये वाला सूत्र तो अभी जस्ट अपने ने हल किया ऊपर, तो इसकी जगह तो s आ जाएगा। तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये सूत्र इसकी जगह पे s रख दिया तो मिला u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे u स्क्वायर की जगह v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये तीसरा समीकरण हल कर लिए। मतलब कलन विधि से अपने को तीनों समीकरण हल करने का कहे तो ये वाले समीकरण से अपने उसको हल कर सकते हैं।